यात्रा धर्म की, यात्रा इतिहास की, यात्रा संस्कृति की। देखिए यात्रा शनिवार और रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देश दुनिया के पर्यटनों और तीर्थ स्थलों की सैर करवाएंगे। देश भर में मशहूर खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और घाटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप वहां जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ खूबसूरती का खजाना भी है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर स्थित मल्हार की, जो अपने ऐतिहासिक महत्व, मंत्रमुग्ध करने वाली मूर्तियों और अविस्मरणीय वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ खूबसूरती का खजाना भी है। राज्य के बिलासपुर जिले में एक प्राचीन शहर है जो इतिहास में डूबा हुआ है और यहाँ इसके लंबे अतीत के प्रमाण भी मिलते हैं। मल्हार शहर इस क्षेत्र के सबसे दिलचस्प पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यहाँ पाए गए एक किले की और मंदिरों के संरचनात्मक अवशेषों और मिट्टी के बर्तनों, सिक्कों, लघु मूर्तियों आदि जैसी कलाकृतियों से पता चलता है कि इस शहर में दूसरी ईसा पूर्व सदी से 13वीं सदी तक लगातार बसाहट थी। क्या आप जानते हैं कि मल्हार शहर में मौर्य, सातवाहन, गुप्त और कलचुरी जैसे भारतीय इतिहास के कुछ सबसे प्रमुख राजवंशों का शासन था, जिसके सबूत यहाँ आज भी मौजूद है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 143 किलोमीटर और बिलासपुर के जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक किलेबंद इलाका है। यहाँ आपको अन्य चीजों के अलावा 2 खंदकों वाले मिट्टी के एक पुराने किले के अवशेष, मंदिर और एक बड़ा टीला मिलेगा। मंदिरों में भीमकीचक और पातालेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मल्हार शहर मध्य भारत के क्षेत्र दक्षिण कौशल का एक हिस्सा था, जिसमें जो क्षेत्र आते थे वे अब छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उड़ीसा में शामिल हैं। मल्हार को पहले मल्लाला और मल्लल पट्टन नाम से जाना जाता था। यहाँ कभी बौद्ध, ब्राह्मण और जैन जैसे विभिन्न धर्म फले फूले। मल्हार शहर प्राचीन व्यापार मार्ग पर पड़ता था, जो कौशाम्बी, भरहुत, बांधवगढ़ और सिरपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों को भारत के दक्षिण पूर्वी तटों से जोड़ता था। इस वजह से ये शहर राजनीतिक और धार्मिक रूप से बहुत संपन्न बन गया था। कहा जाता है कि दक्षिण पूर्वी समुद्री तट की तरफ पूरी जाने वाले श्रद्धालु यहाँ ठहरकर मंदिरों में पूजा करते थे। मल्हार 3 नदियों, पश्चिम में अरपा, पूर्व में लीलागर और दक्षिण में शिवनाथ नदी से घिरा हुआ था। यहाँ कुछ सालों पहले ही खुदाई की गई है, जिसकी दिलचस्प बात यह है कि खुदाई में यहाँ अलग अलग काल में लंबे समय तक इंसानों के रहने का प्रमाण मिले हैं।
मल्हार में महान मौर्य साम्राज्य के बारे में मौर्य काल के ईंटों, मिट्टी के बर्तनों, टेराकोटा मूर्तियों और पंचमांकट सिक्कों से जानकारी मिलती है, जो किले क्षेत्र में और अन्य टीलों पर मिले थे। पहली और दूसरी शताब्दी के बीच सातवाहनों ने दक्षिण कौशल के क्षेत्र पर शासन किया था। मल्हार में खुदाई से सातवाहन राजवंश के शासनकाल के सिक्के और मिट्टी की एक महत्वपूर्ण मुहर मिली, जिस पर सातवाहन राजा पुलवामी का नाम अंकित है। इस अवधि के अन्य प्रमाण भी हैं, जिनमें दूसरी शताब्दी का एक शिलालेख भी शामिल है, जिसमें एक मंत्री द्वारा किए गए दान का उल्लेख है। मल्हार में विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति एक दिलचस्प खोज रही है। ये मूर्ति यहाँ सन 1960 में मिली थी और इसमें प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख है, जो 200 ईसा पूर्व का है। कहा जाता है कि इसे सांचे में बनी विष्णु की सबसे पहली मूर्ति माना जाता है। वाकाटक राजवंश और गुप्त राजवंश ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया था। उनके अभिलेखों से स्पष्ट है, गुप्त शासन काल के दौरान मल्हार एक समृद्ध शहर के रूप में विकसित हुआ था। यहाँ गुप्त युग के विभिन्न अलंकृत मूर्तियों और छवियों के साथ 2 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थानीय राजवंशों जैसे शरभपुरी, पांडुवंशी और सोमवंशियों ने मल्हार और दक्षिण कौशल के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। वो समय यहाँ राजवंशों के शासन का तीसरा काल था। शरभपुरी राजवंश ने 5वीं और 6ठी सदी में उन क्षेत्रों पर शासन किया जो आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के हिस्से में है। खुदाई के दौरान कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जिससे लगता है कि इस काल में धार्मिक भवनों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता रहा होगा। यहाँ बौद्ध संरचनाओं और नक्काशीदार बौद्ध मूर्तियों का निर्माण 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच की अवधि की एक दिलचस्प विशेषता है। यहाँ कल्चुरी युग के मंदिर और शिलालेखों के अवशेष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। मल्हार में कुछ उल्लेखनीय मंदिर है। दिंडेश्वरी मंदिर, भीम की चक मंदिर और पातालेश्वर मंदिर। भीम की चक मंदिर का स्थानीय नाम देउर मंदिर है। शैलीगत विवरण के अनुसार ये मंदिर 6ठी-7वीं शताब्दी की है। अब इस मंदिर का निचला हिस्सा ही बाकी रह गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार शिव, पार्वती और गणों के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाने वाले सुंदर नक्काशीदार दृश्यों से सजाया गया है और यहाँ गंगा और यमुना की आदमकद प्रतिमाएं भी हैं। गर्भगृह में एक शिवलिंग है जो मंडप के नीचे है। और अब सवाल ये है कि इस जगह कैसे पहुंचे। ये सवाल अक्सर हमारे जहन में आता ही है। तो आपको बता दें कि मल्हार छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से लगभग 27 किलोमीटर दूर बिलासपुर रायपुर रोड पर है। बिलासपुर तक सड़क, वाहन, रेल या विमान से पहुंचा जा सकता है। मल्हार के लिए बिलासपुर से सार्वजनिक परिवहन सेवा भी उपलब्ध है, तो आसानी से आप इस जगह में पहुंच सकते हैं। तो आप भी इस ऐतिहासिक मनोरम दृश्य का आनंद लेने मल्हार जरूर जाएं। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज।
प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को अनुपम सौंदर्य से नवाजा है। ऐसी ही बेइंतहा खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यावली से युक्त एक द्वीप है जहां भारत के राष्ट्र वाक्य सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई। वो कौन सा जगह है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में प्रकृति की अनुपम खूबसूरती है। ऐसी ही बेइंतहा खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यावली से युक्त एक द्वीप है मदकू द्वीप। शिवनाथ नदी के दो भागों में बंटने से बने इस द्वीप की ख्याति इसलिए भी है कि ऋषि मांडुक्य ने इसी स्थल पर विराजित होकर मंडूक उपनिषद की रचना की थी। इस उपनिषद से लिया गया श्लोक सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। गहरी नदी से नौका विहार कर द्वीप पर जाना, खुदाई में मिले 10वीं 11वीं सदी के मंदिरों और अन्य कलाकृतियों को देखना या ईसाई मेले का आनंद उठाना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये द्वीप राजधानी रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर मुंगेली जिले में स्थित है। शिवनाथ नदी की धारा यहाँ दो भागों में विभाजित दिखती है। यहाँ खुदाई में 10वीं और 11वीं शताब्दी में निर्मित बहुत से मंदिर मिले हैं, जिनमें धूमेश्वर महादेव मंदिर, श्री राम केवट मंदिर, श्री राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री गणेश और श्री हनुमान को समर्पित ऐतिहासिक मंदिर भी है यहाँ। यहाँ कुल 6 शिव मंदिर और 11 स्पार्त लिंग मंदिर है। अध्येताओं के अनुसार रतनपुर के कलचुरी राजा यहाँ बलि और अन्य अनुष्ठान करते थे। मदकू द्वीप पर 2 प्राचीन शिलालेख मिले हैं। 3री सदी का एक शिलालेख ब्राह्मी शिलालेख और दूसरा शिलालेख शंखलिपि में है। साथ ही प्रागैतिहासिक काल के लघु पाषाण शिल्प भी उपलब्ध है। सिरविहीन पुरुष की राज प्रतिमा की प्रतिमा भी अद्भुत है। जी और मंत्री साहब और एमएलए साहब सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार है। बबली जी, आप कौन सा गांव है अपना? सर महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। कौन से उसमें आपको लाभ मिला है? सर मेरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना नवीनीकरण का। अच्छा, आवास योजना के तहत आपके खाते में 80,000 रुपया वो 1-2 दिन में ही पहुंच जाएगा। आज यहां से जारी कर दिया है। आपको बधाई है और आप जो भी काम करवाना चाहें वो काम करवा सकते हैं। सरकार की ये योजना है, क्योंकि पहले तो आपको चक्कर काटने पड़ते थे इसको लेने के लिए। अब सीधा ही आपके खाते में पैसा आ रहा है। कैसा आपको लगा है? सर अच्छा लग रहा है और इस गरीबों की बहुत ज्यादा सहायता हो रही है सर।
थैंक यू, बधाई है आपको, बहुत बहुत बधाई है। और अब आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं प्लीज। आप सभी बैठ जाएं क्योंकि अब समय है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप सबकी तरफ से हम निवेदन करें, आपके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ, बाकी जगह से डिस्कनेक्ट कर दें ऑडियो, और एक बार जोरदार तालियों से आइए, एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हमारे उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करते हुए अपना उद्बोधन आपके समक्ष रखें। भारत माता की। भाई आवाज बड़ी धीमी आ रही है और ये आवाज आपकी पानीपत की। आज इस ऐतिहासिक भूमि पर हम एकत्र आए हैं। ये आवाज हरियाणा के कोने कोने में आपकी जानी चाहिए। जोरदार जयकारे के साथ दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री महिपाल डांडा जी और विभाग के हमारे मंत्री आदरणीय विशंबर वाल्मीकि जी, हमारे यहाँ के विधायक प्रमोद मिश्र जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, जिला के महामंत्री कृष्ण छोकर जी, कृष्ण कुमार जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा जी और हमारी पानीपत की मेयर श्रीमती अवनीत कौर जी, हमारे विभाग के एसीएस मोहम्मद साइन जी, आशिमा बराड़ जी, पंकज अग्रवाल जी और जय गणेशन जी, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण आज हरियाणा के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभाव, अंबाला से हमारे माननीय मंत्री असीम गोयल जी, भिवानी से हमारे मंत्री सरकार में साथी मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ जी, चरखी दादरी से हमारी उपायुक्त महोदय श्रीमती मनदीप कौर जी, यमुनानगर से हमारे विधायक और मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी, घनश्याम दास अरोड़ा जी और हमारे एक बेहद सुंदर और अनोखी प्रतिमा है। हर साल 6 फरवरी से 12 फरवरी तक यहाँ ईसाई मेला लगता है, जो एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। मेले के दौरान छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों के मसीही तंबू में रहते हैं और पूजा के लिए मुख्य पंडाल में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। मदको द्वीप का नाम धार्मिक और पवित्र ग्रंथ मंडोकोपनिषद के रचयिता ऋषि मांडुक्य के नाम से पड़ा। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शिवनाथ नदी के यहाँ से ईशान कोण दिशा में बहने के कारण ऋषि ने इसी पवित्र जगह पर बैठकर उपनिषद की रचना की। यहाँ रचना करते हुए ऋषि की एक बेहद सुंदर मूर्ति भी स्थापित की गई है। नाव से जब आप करीब 50 एकड़ में फैले मदको द्वीप पहुँचेंगे तो चारों तरफ घना जंगल दिखेगा। इसी घने जंगल के बीच स्थित है श्री हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र में कई मंदिर हैं।
इनमें से एक प्राचीन गणेश मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा 2021 में हुई है। इस मंदिर में भगवान गणेश की जो अष्टभुजी प्रतिमा है वो 10वीं-11वीं सदी की बताई जाती है। हरिहर क्षेत्र से कुछ दूरी पर एक मंच है। यदि आप एनिकेट के रास्ते द्वीप पर आते हैं तो बाईं तरफ ये मंच है, जबकि दाईं ओर जो रास्ता जाता है वो आपको हरिहर क्षेत्र ले जाता है। मंच से पहले एक शिलापट लगा है। इस पर मसीही मेला के बारे में जानकारी दर्ज है। साथ ही बताया गया है कि 2019 में मेला के 110 साल पूरे होने पर इस शिलापट को लगाया गया है। इस शिलापट से कुछ दूरी पर क्रॉस निशाना वाला लंबा चौड़ा मंच है। उस पर उल्लेखित जानकारी के अनुसार मसीही मेला की शुरुआत यहाँ 1909 में हुई थी। 2008 में 10 और 17 फरवरी के बीच मसीही मेला लगा था, जो आयोजन का शताब्दी वर्ष था। अगर आपके जहन में आ रहा होगा कि इस जगह पर कैसे पहुंचे, तो आपको बता दें कि यहाँ पहुंचने के लिए आप रायपुर एयरपोर्ट आ सकते हैं और फिर कैब लेकर आसानी से मतकू द्वीप पहुंच सकते हैं, या फिर आप बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर आगे की यात्रा टैक्सी से कर सकते हैं। सड़क मार्ग से भी ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप एनिकेट से होते हुए या नौका विहार कर नदी पार करके मधुकू द्वीप पहुंच सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति व्यक्ति करीब 100 रुपए है। निश्चय मानिए, इस यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मधुकू द्वीप का निकटतम हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा द्वीप से लगभग 103 किलोमीटर दूर रायपुर के पास स्थित है। राजधानी शहर से लगभग 2 घंटे में गाड़ी चलाकर पहुंचा जा सकता है। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप आसानी से कैब ले सकते हैं या अपने स्थान पर टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन निकटतम स्टेशन है। बिलासपुर का ये रेलवे स्टेशन मुख्य द्वीप से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप आसानी से कैब या टैक्सी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कार के द्वारा भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। वास्तव में इसे व्यापक रूप से द्वीप पर जाने का सबसे व्यावहारिक साधन माना जाता है। एक पुल है जो द्वीप को मधुकू द्वीप से जोड़ता है। आपको बस इतना करना है कि वहां पहुंचने के लिए इसे पार करना है। यदि आप संस्कृति, इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता या बस एक शानदार द्वीप के विस्तार में रुचि रखते हैं, तो निस्संदेह आपके लिए मधुकू द्वीप की यात्रा एक महान अनुभव होगी। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। आज की यात्रा यहीं तक, फिर एक नए पर्यटन और तीर्थ स्थलों की यात्रा में ले चलेंगे आपको। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे